हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ राइनाइटिस। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में टॉपिक दिया गया है राइनाइटिस, उससे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं राइनाइटिस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रनी नोज एंड स्टिफनेस एंड यूजुअली कॉज्ड बाय द कॉमन कोल्ड और एन एलर्जी। तो जो राइनाइटिस है ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो नोज रहती है, नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पेशेंट को रनी नोज़ या फिर जो नोज़ रहेगी उसमें स्टिफनेस पेशेंट को देखने को मिलेगी। और ये होने के जो कारण है इसमें कोल्ड या फिर एलर्जी के कारण पेशेंट को राइनाइटिस हो सकता है। प्राइमरी सिम्टम्स यहाँ पर देख सकते हैं। Primary symptom of rhinitis is nasal dripping. It is caused by chronic or acute inflammation of the mucous membrane of the nose due to virus, bacteria or irritant. The inflammation result in the generating of excessive amount of mucus, commonly producing runny nose as well as nasal congestion. तो यहाँ पर दिया गया है जो प्राइमरी सिम्टम्स रहेंगे राइनाइटिस के, उसमें नेज़ल ड्रिपिंग मतलब नाक से पानी आएगा, पेशेंट के सिक्रीशन आएगा। क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो है पेशेंट को राइनाइटिस होता है। इसमें कुछ वायरस, बैक्टीरिया या फिर कुछ इरिटेंट्स जो हैं इनके कारण पेशेंट को राइनाइटिस हो सकता है। और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो है एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से जो है पेशेंट में रनी नोज़ के सिम्टम्स या नेज़ल कंजस्शन के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो पेशेंट की यहाँ पर नेज़ल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से पूरी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। रेड कलर में आप देख सकते हैं इन्फ्लेम्ड दिख रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के राइनाइटिस होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस एंड नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। तो फर्स्ट वन इज़ एलर्जिक राइनाइटिस। तो यहाँ पर नाम से ही समझ आ रहा है एलर्जिक, इट मीन्स कि किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रहा है पेशेंट को राइनाइटिस। Allergic rhinitis is an inflammation of the nasal passage, usually associated with watery nasal discharge and itching of the nose and eyes. The symptoms occur in the nose and eyes and usually occur after exposure to dust, danders, or certain seasonal pollens in people that are allergic to these substances. तो यहाँ पर जो एलर्जिक राइनाइटिस है दिया गया है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है नेज़ल पैसेज में, जिसमें पेशेंट में वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज के सिम्टम्स या फिर पेशेंट को नोज़ और आइज़ में ईचिंग हो सकती है। जो एलर्जिक राइनाइटिस है, यदि कोई व्यक्ति डस्ट के डेंडर्स मतलब जो रूसी होती है, जो पैट के डेंडर्स होते हैं, या फिर सर्टेन सीजनल पॉलन्स मतलब जो फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, उनकी वजह से यदि किसी व्यक्ति को जो है एलर्जिक रिएक्शन हो और यदि वो उसके कांटेक्ट में जाता है तो पेशेंट में जो है रनी नोज़ के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नॉन एलर्जिक मतलब कि नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें किसी भी चीज़ से पर्टिकुलर एलर्जी नहीं हो रही है पेशेंट को। और यहाँ पर दिए गए नॉन एलर्जिक राइनाइटिस इज अ मेडिकल कंडीशन ऑफ अननोन कॉज। जो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होता है इसमें हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते हैं कि पेशेंट को इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से एलर्जी हो रही है, क्योंकि इसका जो कॉज है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो सिम्टम्स वेरी सिमिलर टू एलर्जिक राइनाइटिस, लेकिन इसके जो सिम्टम्स रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे एलर्जिक राइनाइटिस से। तो यहाँ पर हम इसके एटियोलॉजी देख लेते हैं, क्या कारण हो सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस होने के। तो जैसे कि हमने देखा डस्ट माइट्स, कॉकरोच, मोल्ड्स, एनिमल डेंडर्स, ट्री, ग्रास, पॉलन्स, इनसे किसी भी चीज़ की वजह से जो है पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। और यदि इनमें से किसी एक चीज़ की एलर्जी की वजह से पेशेंट को राइनाइटिस हो रहा है तो उसे एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाएगा। फिर उसके बाद हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस डिस्कस कर लेते हैं। नॉन एलर्जिक जो राइनाइटिस है ये आइडेंटिफाई नहीं रहता है, इसमें कुछ कारण हो सकते हैं जैसे एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल इरिटेंट्स, डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकता है,
है। सेकेंड हैंड स्मोक मतलब कोई और व्यक्ति यदि स्मोक कर रहा है और उसके कांटेक्ट में उसके जो स्मोक है उसके कांटेक्ट में यदि आते हैं तो। स्ट्रॉन्ग अडोर एज परफ्यूम, अगर परफ्यूम की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडोर हो। केमिकल फ्यूम्स, वेदर चेंजेस, इन्फेक्शन, फूड एंड बीवरेजेस, कुछ फूड की वजह से हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशन, किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, एंड हार्मोन चेंजेस होने की वजह से भी पेशेंट को नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। लेकिन इसमें अभी कॉज आइडेंटिफाई नहीं रहता है कि किस पर्टिकुलर कॉज, अगर पर्टिकुलर कॉज आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीटेटिव स्नीजिंग, पेशेंट बार बार स्नीजिंग होगी, पेशेंट को होगी। राइनोरिया, रनी नोज, राइनोरिया में जो है पेशेंट की नोज से जो है वाटर जो भी सिक्रीशन है वो आएगा। पोस्ट नेजल ड्रिप, इसमें भी जो भी सिक्रीशन है वो नोज के थ्रू आउट होगा। नेजल कंजेशन होगा पेशेंट को। प्यूराइटिक, प्यूराइटिक इट मीन्स कि पेशेंट को आई में, ईयर में, नोज़ में, थ्रोट में जो है ईचीनेस हो सकती है। फटीग होगी पेशेंट में। फिर उसके बाद कुछ लेट सिम्टम्स हैं, जैसे यदि से ट्रीट ना किया जाए तो आगे चल के डार्क सर्कल्स हो सकते हैं अंडर द आई, सोर थ्रोट हो सकता है। पफीनेस इन लोअर आईलिड, लोअर आईलिड में पफीनेस देखने को मिल सकती है। डिक्रीज्ड सेंस ऑफ स्मेल, पेशेंट को जो है सेंस ऑफ स्मेल जो रहेगा पेशेंट का वो डिक्रीज हो जाएगा। बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम एलर्जिक स्किन टेस्टिंग करेंगे कि पेशेंट को किस चीज़ की वजह से एलर्जी हो रही है, जिसके लिए हम एलर्जी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे। सिटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। नेज़ल साइटोलॉजी मतलब जो नेज़ल से स्मीयर लेके हम उसका कल्चर कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से पेशेंट को राइनाइटिस हो रहा है। उसके बाद हम मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स जो हैं ये एलर्जिक रिएक्शन वाली कंडीशन में पेशेंट को दी जाती हैं। नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। नेज़ल डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। डीकंजेस्टेंट इसलिए क्योंकि नेज़ल में कंजेशन हो रहा है पेशेंट को, तो उसे रिमूव करने के लिए हम पेशेंट को नेज़ल डीकंजेस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरल डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। इंट्रानेज़ल क्रोमोलेंस दे सकते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं जैसे कि रनी नोज़ और जो भी स्नीजिंग वगैरह के सिम्टम्स हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये मेडिसिन। फिर उसके बाद इंट्रानेज़ल एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं एंड म्यूकस थिनिंग एजेंट दे सकते हैं। जो भी म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है उसको थिन करने में हेल्प करता है म्यूकस थिनिंग एजेंट। तो आज के वीडियो में हमने राइनाइटिस डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।